सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे जो कि 5 मार्क्स के थे, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में जो 1, 2, 3 जितनी भी फिगर्स हैं उनके सभी डायमेंशंस को अलग अलग नोट करना है, फिर हमें प्रोसीड करना है। तो क्या है ये? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक है भाई, एक शंकु है, देखते हैं। तो यहाँ हम एक शंकु बना लेते हैं भाई। ये हमने बना दिया शंकु, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जो शंकु है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु रखा गया है। अध्यारोपित में सरमाउंटेड। तो ये अर्धगोला है बेटा आपका, और अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी ही है जितनी शंकु की है। तो ये एक तरह से एक लट्टू की शेप में हमारे पास खिलौना है। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, आप अपनी नोटबुक में से और भी सफाई से बनाइएगा। ये बन गया अर्धगोला, और इस अर्धगोले की जो ये त्रिज्या है जिसे हम आर कह रहे हैं, ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण का मतलब इस टॉप से लेकर और इस बेस तक ये पूरी ऊंचाई आपकी कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब हम इन बातों से एनालाइज करें तो हमारे पास 2 फिगर हैं। नीचे एक अर्धगोला है और अर्धगोले में तो हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या हमें ऑलरेडी मिली हुई है जो कि 3.5 सेंटीमीटर। डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है ये, तो थोड़ा सा भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये 15.5 है। ठीक है, तो भाई अर्धगोले की तो हमें त्रिज्या मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शंकु पर आते हैं। तो शंकु की 3 डायमेंशन होती हैं, त्रिज्या, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l। उसमें से हमें क्या मिल सकता है वो अब हम देखते हैं। ये कंप्लीट हाइट 15.5 है, ये सेंटर है। तो जब सेंटर को परिधि से मिलाते हैं तो ये भी त्रिज्या है जो कि कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की जो ये हाइट है, ये 3.5 हमने माइनस कर दी अगर 15.5 में से, तो जो शंकु की ऊंचाई h है वो कितनी हो जाएगी? 15.5 में से 3.5 गए 12 सेंटीमीटर। तो ये बातें अब हम यहाँ नोट करेंगे और फिर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है भाई, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और दूसरा भाग आपका क्या है? शंक्वाकार। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। हम डेसिमल को ख़त्म करते हैं क्योंकि डेसिमल हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बन जाएगा 35/10, 5 7 35, 5 दूनी 10, और आपकी जो त्रिज्या है वो 7/2 सेंटीमीटर आ जाती है कैलकुलेशन के लिए। अब हम लेते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो पूरे खिलौने की ऊंचाई, पहले तो आप क्या लिखोगे? एक सवाल मैं आपको फुल मेथड से करा रही हूँ। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये हमारी त्रिज्या है। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं AB। पूरे खिलौने की ऊंचाई को हमने क्या नाम दे दिया? AB, जो कि किसके बराबर है? 15.5। और OB, इसमें से जो OB है वो अपना कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या लिखोगे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को अगर मैं h नाम देती हूं तो पूरे 15.5 में से 15.5 में से आप ये 3.5 माइनस करोगे तो यू विल गेट द हाइट। तो वो क्या बन जाएगी? 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्लियर। जो हमने बताया कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के जो भी पार्ट्स हमें नोन थे वो हमने लिख लिए यहाँ पर सारे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का मतलब ये बंद खिलौना है तो ये सारा क्षेत्रफल। अब ये सारा क्या है,
कटोरे का या गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल आता है, तो पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें मेंटली करनी है पहले, ताकि बाद में होच पोच ना हो। तो यहाँ आप लिखें शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का अंडर रूट। हमने ये देखा था कि एल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। क्लियर। तो यहाँ अब हम एल निकाल देते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, आर का स्क्वेयर, आर यानी त्रिज्या कितनी है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 होल स्क्वेयर, और एच होल स्क्वेयर यानी 12 होल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो बेटा एल कितना हो जाएगा, 7 7 49/4 जमा 144। आप डेसिमल में मत लेना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब आप यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, 4 लघुत्तम लेंगे। 49 144 को 4 से करिएगा तो 576 आएगा। 576 और 49 का जोड़ होगा 625/4 का अंडर रूट। 625 का अंडर रूट 25 और 4 का अंडर रूट 2, तो तिर्यक ऊंचाई आ गई 25/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सभी विमाएँ आ चुकी हैं। अब ये 12 हैं। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए कि खिलौने का टोटल सरफेस एरिया, मैं एब्रीविएशन यूज़ कर रही हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा कि शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया जमा अर्ध गोले, ये चीज़ आपने बड़े क्लियर करके लिखनी है, का कर्ड सरफेस एरिया। ये बात आपने बिल्कुल स्पष्ट लिखनी है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हो। तो ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा जी पाई आर एल, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। अब मैं ये कैलकुलेशन यहाँ ऊपर करती हूँ, तो थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं भाई यहाँ से। तो ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा जो हमने निकालना है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। तो दोनों में से पाई और आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, एल रह जाता है, पाई और आर कॉमन आ गया, तो हमारे पास 2r रह जाता है। आप देखेंगे कि डेसिमल से काम बढ़ता है, फ्रैक्शन से हमारा काम इजी होता है। तो पाई की जगह हमने रखा 22/7, आर की वैल्यू थी 7/2, एल की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई है 25/2, और 2r, आर कितना है 7/2। क्लियर। तो हम इसको ना काटते नहीं है, तो ये तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये कितना बन गया 11, और अंदर आपका आ गया 25/2 जमा 14/2, दो दोनों में सेम है तो लघुत्तम 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 11 गुना 25 और 14 39/2, 11 99, और भाई 9 और 33 और 9 42, 429/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इतने घन सेंटीमीटर, 214.50 घन सेंटीमीटर, या जीरो ना भी लगाएं तो चल जाएगा। ये हमारे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और ये क्वेश्चन आपका 2019-20 में आया हुआ है। इनको करने से पहले आपने सारे फॉर्मूला आपको समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए। समझ के इसलिए होने चाहिए क्योंकि आपको ये पता हो कि किस फॉर्मूला को कहाँ यूज़ करना है। अगर आप रटते हैं तो आप उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2013 में, 16 में, 17 में और 18 में आया है। बहुत आसान है। कैसे देखें, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, ठीक है भाई, एक बड़ा गोला है धातु का, उसको पिघला लिया, मान लो लोहे का है, लोहे को पिघला लिया, मेल्टेड हमें लोहा मिल गया, उसी से त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, उसी को बेलन बना दिया। आप एक क्ले का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप क्ले खेलते हैं बच्चे, क्ले आता है, कलर्ड क्ले आते हैं। मान लो आपको एक क्ले दे दिया और उसकी बॉल बनी हुई है, थोड़ी देर में एक बच्चे ने उस क्ले को रब करके उससे एक बेलन या पाइप बना दिया। दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज़ आपने पकड़नी है। दोनों में कॉमन है क्ले की क्वांटिटी।
आप घर में हैं, मम्मी ने आटा लिया हुआ है, भिगोया हुआ है, एक छोटा बेबी आटा लेके कभी उससे चिड़िया बना देता है, कभी बत्तख बना देता है, कभी हाथी, कभी गेंद, कभी बेलन, कुछ भी बना देता है। आटा तो उतना ही है ना, आटा का मतलब उसकी क्वांटिटी, उसका आयतन। क्लियर? तो ये की पॉइंट आपने पकड़ना है कि जब भी एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जा रही है तो उन दोनों का आयतन सेम होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। उसी आयरन से, उसी धातु से, उसी लोहे से तो गोला बना हुआ है और उसी गोले से बेलन बना हुआ है। समझ में आ रही है बात भाई? ये तो हमारा गोला है, इसको थोड़ी देर के बाद पिघला दिया और पिघला के इससे एक बेलन बना दिया, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे। और बेलन की जो त्रिज्या है, ध्यान देना है, बेलन की जो त्रिज्या है वो चौड़ी है यानी 6 सेंटीमीटर है और हमने बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो असल में तो ये बेलन इससे भी ज़्यादा ब्रॉड बना हुआ है, इससे भी ज़्यादा चौड़ा बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक बेलन बना हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, तो हमने मान ली इसकी ऊंचाई h है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी हैं। अब ये सब आपने लिख लेना है कि गोलाकार भाग की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या को मैंने कैपिटल R ले लिया है 6 सेंटीमीटर, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब बातें मैं बोल रही हूँ वो आपने लिखनी है। फिर आप लिखेंगे क्योंकि गोले को पिघलाकर, क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान होगा। आयतन में समझ गए ना भाई आप? द क्वांटिटी ऑफ मेटल जो उसमें यूज़ हो रहा है वो, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। आपने अपनी नोटेशन ध्यान रखनी, मैंने यहाँ कैपिटल आर लिया है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो गया, जो जो वैल्यू आपको आती है वो पुट कर दीजिए। आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर गुणा एच और 4/3 और आर क्यूब 4.2 है। अब आर क्यूब नहीं, आर 4.2 है। अभी मैंने आपको बताया था डेसिमल अवॉइड करो, तो ये हो जाएगा 21/5। क्लियर? तो ये हो गया 21/5 गुणा 21/5 गुणा 21/5। क्लियर? ये 6 2 बार आ रहा है तो 6 36 भी उधर चला जाएगा, 3 7 21 और ये बन जाएगा h = 28 गुणा 21 गुणा 21 बटे 3 बार 5 आ रहा है तो 125 और ये 6 का स्क्वायर बनेगा 36। तो इसे हम यहाँ ले आते हैं और अब देखते हैं किस पर कैंसिल होता है। 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, 4 3 12, 4 7 28 और भाई 3 7 21। तो ये h हमारा बन गया 7 का क्यूब यानी कि 343/125। और जब आप इसे भाग करोगे तो ये आपका आंसर, मैं भाग नहीं कर रही हूँ, 2.74 सेंटीमीटर आपके इस बेलन की हाइट आ जाएगी। लॉजिक समझ आ गया आपको? एक गोला था, उसको मेल्ट किया और उसी मेल्टेड मेटल को, धातु को, लोहे को बेलन में बदल दिया। और दोनों में कॉमन पार्ट क्या है कि दोनों का आयतन सेम है, तो हमने बेलन का भी आयतन निकाल लिया और गोले का भी आयतन निकाल लिया। जो जो टर्म्स नोन थी, हमें पता थी, उनको पुट कर दिया। जो अननोन है वो अपने आप आ जाएगा। तो ये बेहद आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2016 और 18 में आया है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बस सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ है, ध्यान देंगे। विमाओं
5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए हमने एक घनाभ बनाना है जिसकी ये विमाएँ हैं। जब भी इस तरह से आपको डायमेंशन दी गई होती है तो ये L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है और ये घनाभ की ऊंचाई है। क्लियर? तो ये बातें मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ कि घनाभ की लंबाई L कितनी हो गई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी हो जाती है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी हो जाती है 3.5 सेंटीमीटर। और ये घनाभ बनाना है हमने, किससे बनाना है? ध्यान दें, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? चांदी का सिक्का हम समझते हैं कि वृत्ताकार होता है, लेकिन अगर हमारा सिक्का थोड़ा सा मोटा है, चांदी या सोने का हम सिक्का बना रहे हैं और अगर उसमें थोड़ी सी, आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये मैं थोड़ा और इसको मोटा कर सकती हूँ। भाई आप कहोगे कि सिक्का होता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा मान के चलते हैं तो सिक्के की मोटाई उसने दी भी हुई है। तो ये असल में क्या बन रहा है? ये एक बेलन बन रहा है। चांदी का सिक्का बेलनाकार है क्योंकि उसकी मोटाई दे रखी है हमने, समझ रहे हो? वृत्ताकार नहीं है। भाई वृत्त में वृत्त 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 सीडी है आपके घर में, कई सारी सीडी हैं, कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो उन सीडी पे एक पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी आप रखते जाइए तो जो आकृति आपकी बनेगी वो बेलनाकार बनेगी। जो सीडी रखने का हमारे पास केस आता है वो बेलनाकार ही तो आता है, समझ रहे हैं ना? सिक्के, रोटी, आप मम्मी रोटी बनाती है, रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी जब आप रखते हो तो जब उन सभी रोटियों को एक सिमेट्री में रखते हो तो वो बेलनाकार है। ये बैंगल्स है मेरे हाथ में, भाई बैंगल हमारी वृत्ताकार होती हैं। एक मिनट, ये जो है बैंगल्स हमारी वृत्ताकार है, एक बैंगल वृत्ताकार है, लेकिन बैंगल पे बैंगल, बैंगल पे बैंगल जब मैं रखती हूँ तो ये एक हाइट का बेलन बन जाता है। ठीक है? तो चांदी का सिक्का हमारा बेलनाकार है जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर है। पूरा व्यास कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। तो इस चांदी के सिक्के का व्यास जो है वो अपना कितना है भाई? 1.75 सेंटीमीटर और जो इसकी मोटाई है वो 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर इसकी मोटाई है हमारी। ये 2 मिलीमीटर का मतलब होता है बेटा जी 2/10 सेंटीमीटर, यानी 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने चांदी के सिक्के पिघलाए जाएं कि उन सिक्कों से हमारा इस डायमेंशन का एक घनाभ तैयार हो सके। क्लियर? तो जितने, मान लीजिए चांदी के कुछ 8, 10 या n सिक्के हमने जितने भी लिए हैं, उनमें क्या खासियत होगी कि इन सब सिक्कों का आयतन, यानी इन सब सिक्कों में जितनी चांदी लगी है उसी चांदी से ये घनाभ क्या आप ऐसे मान सकते हैं कि चांदी की ईंट बना ली हमने, ठीक है ना? भाई ईंट भी तो घनाभाकार होती है, तो चांदी की ईंट बना ली हमने। तो जितनी चांदी इन अलग अलग सिक्कों को बनाने में लगी उतनी ही चांदी से ये एक घनाभाकार आकृति या ईंट बनाई गई। तो दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है? तो अब हमारे पास फिर से वही चीज़ आ जाती है कि अगर हम, बस केवल संख्या रह जाती है, अगर हम इसके आयतन को, ये बड़ा है, कई सिक्कों से मिलकर एक घनाभ बन रहा है, तो अगर हम घनाभ के आयतन को एक चांदी के सिक्के के आयतन से भाग कर दे तो हमें उतने सिक्कों की संख्या मिल जाएगी जितने हमें चाहिए। क्लियर? तो पहले तो हम ले लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, ठीक है? घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। तो ये हो गया भाई 55/10 गुणा 10 गुणा 35/10। 10 से 10 कट गया। 55 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो, तो हमें आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। 55 गुणा 35/10 घन सेंटीमीटर। हम अगर ऐसे भी छोड़ देते हैं तो ये गलत नहीं है। अब आप लिखें एक चांदी के सिक्के
का व्यास, हमें तो व्यास पता है ना, तो व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर यानी 175/100। 175/100 का मतलब 25 7 175 और 25 चौके 100, 7/4 सेंटीमीटर। तो उस सिक्के की जो त्रिज्या आएगी बेटा जी r, वो इसका भी आधा हो जाएगी। आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं या 1/2 से गुणा, तो ये बन जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। और चांदी के सिक्के की ऊंचाई कह लो या आप मोटाई दे रखी है असल में, तो हम उसको h नाम देंगे, तो वो है 2 मिलीमीटर। और 2 मिलीमीटर का मतलब 2/10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। एक चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लो। एक चांदी के सिक्के का आयतन, चांदी का सिक्का क्या है, बेलनाकार है, बेलन का आयतन अभी आया था πr²h। तो भाई पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, r² का मतलब 7/8 गुणा 7/8 और h का मतलब 1/5। 7 से 7 कट गया, 11, 2 चौके 8 और ये हमारा ऊपर देखें 11 7 77 और 5 चौके 20 और 20 8 160 घन सेंटीमीटर क्यूब। हम इनको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब ये तो घनाभ का आयतन आ गया, यानी इतनी चांदी हमें चाहिए घनाभ बनाने के लिए। और ये एक चांदी के सिक्के से जो हमें चांदी मिलेगी वो आ गया। तो जितने चांदी के सिक्के चाहिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि चांदी के सिक्कों को, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर है, क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटे, एक सिक्के से इतना होगा ना, एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन। ठीक है भाई, आगे बढ़े अब ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गलत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 55 गुणा 35/10 और उसके बटे में 77/160, उसके भी बटे में क्या आ जाएगा 77/160। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो 160/77। अब आप काटिए, देखिए 0 से 0, 11 7 77, 11 5 55 और भाई 7 5 35। कितना आसान हो गया अब हमारा काम। हम यहाँ इसको डेसिमल में बदलते या 55 को 35 से मल्टीप्लाई करते, हमारा टाइम वेस्ट होना था एग्जाम में, तो हमने इसको एज इट इज छोड़कर वहाँ पर यूज़ कर लिया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर आयतन ऊपर नीचे लगातार निकालते और फिर सॉल्व करते। तो भाई 16 5 80 और 80 5 400 सिक्के हमें चांदी के चाहिए अपनी घनाभाकार आकृति को बनाने के लिए। तो ये था हमारा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन और इस वीडियो लेक्चर का ये है लास्ट क्वेश्चन जो कि 2018 में आया है। ध्यान दें स्टेटमेंट पर, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। 3 गोले हैं भाई, एक बड़ा है, एक थोड़ा उससे और छोटा है, एक और छोटा है। धातु के हैं, लोहे के हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं, किसी भी धातु के बने, क्ले के भी हो सकते हैं। तो इन तीनों को मिला दिया और एक बड़ा गोला बना दिया, गोला। ठीक है, इस नए गोले की त्रिज्या निकालनी है। कितना आसान प्रश्न है, मैं बिल्कुल आपको बस हिंट दूंगी। इन तीनों गोलों में जो धातु लगी हुई है वो इस अकेले गोले को बनाने में लगी हुई है। तो इन तीनों गोलों का जो आयतन का योग है वो इस अकेले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। माना पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 और तीसरे गोले की त्रिज्या r3। ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आपने लिखनी है एग्जाम में। तो r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर और r3 हो गया भाई 10 सेंटीमीटर। और नए गोले की त्रिज्या हमने मान ली क्या है, r है। ये वैसे तो एलिप्स बन गया है, गोला नहीं बना है, आप अपना अच्छे से नोटबुक में बना लेना। तो अब हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि नए गोले
का आयतन। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि भाई 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, तो उन तीनों में जो धातु लगी है वो इस अकेले में लग रही है। तो तीनों गोलों के आयतन का योग, या तो आप ऐसे लिखो, पहले गोले का आयतन जमा दूसरे गोले का आयतन जमा तीसरे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये ध्यान दें, पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। मैं चाहूँगी कि आप इस एक्सरसाइज की जब भी क्वेश्चन करो तो कम से कम सॉल्व करना है आपने, बिल्कुल लास्ट में जो कंडीशन आ जाती है वहाँ जाकर ही सॉल्व करना है। क्यों? अब ये देखो, आप इधर लेफ्ट में हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इन तीनों में से बेटा जी ध्यान से देखो 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया। तो ये बन गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और R क्यूब क्या बन गया? R1 कितना है? 6 क्यूब, 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब जमा 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 6 6 36 6 216, 8 8 64, 8 512, 8 चौक 32, हाँ जी 512, और 10 का हो जाता है आपका 1000। इनको जोड़ दो, 8 1 और 1 2, और ये आ गया 1728। ठीक है, R क्यूब 1728 आया है, तो R क्या आएगा? R आएगा 1728 की पावर 1/3, यानी 1728 का घनमूल। मैं आपको वर्बली बता रही हूँ 12 आएगा, लेकिन हम यहाँ निकाल लेते हैं। 1728 को जब आप करोगे 2 8 अभाज्य गुणनखंड कर लेना, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 108, 2 5 10, 2 7 नहीं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14। ध्यान देंगे 3 निम 27, 3 तिया 9, और भाई 3 एकम 3। ये इसके गुणनखंड हो गए 1728 के, और इसमें से 3 3 के पेयर छांट लो, 1 2 और 3। तो 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 तिये 12 आ जाएगा। तो 12 के घन की पावर 1/3, या आपको ये 1/3 समझ ना आए तो आप इसको क्या करो कि ये R का घन है और 1728 किसका घन है? 1728 है भाई 12 का घन। घन से घन कैंसिल हो जाएगा, और R हमारा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। देखिए बेटा, ये 2 क्वेश्चन और हैं जो हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं, जिनमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2017 में आया, और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको इसी वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगी, सिर्फ इसका बताऊंगी। तो हम इसे देखते हैं बड़े ध्यान से कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, पहले एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 13, 14, 15 और 18 में आया है। तो जब हम कुएं की बात करते हैं बेटा, तो कुआं एक बेलनाकार आकृति ही होती है। ठीक है, लेकिन वो गहरा हो जाता है, चाहे गहराई कह लो चाहे ऊंचाई कह लो, वो h होती है। तो अगर हम ये कल्पना कर लें कि भाई ये हमारा कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है। ध्यान देना है भाई, व्यास कितना है? ये पूरा 3 मीटर है। कुएं का व्यास 3 है, तो जो कुएं की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। ये बातें आप आराम से लिख सकते हो। और कुएं की गहराई अगर ये गहरा है तो हम उसको गहराई डेप्थ बोल देते हैं। अगर ज़मीन से ऊपर है कोई बेलनाकार आकृति तो हम उसे ऊंचाई बोल देते हैं। लेकिन हम नोटेशन एक ही यूज़ करते हैं जो कि h होती है। तो ये हमारी जो h की वैल्यू है वो कितनी है? 14 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है? कुएं को खोद दिया, खोदने से उसमें से मिट्टी निकली। अब ध्यान देना है, जो मिट्टी कुएं में से निकली वो इस बेलन का आयतन है। ठीक,
और उसी मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैलाया गया और कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा सा बना दिया गया, जो कि लगभग बेलनाकार चबूतरा आपका तैयार होगा। अगर मैं लेती हूं तो ये ऐसे, ठीक है भाई, बराबर लेंगे ये हम सारा, क्योंकि ये वृत्ताकार है। तो आप इससे बस एक आइडिया ले लें कि ये चबूतरे के कुएं के चारों तरफ एक ऐसे चबूतरा सा अब बनाया गया है। ये ऊपर से कैसा लगेगा, ये अब आपने देखना है कि ये ऊपर से कैसा लगेगा। ऊपर से देखने पर कल्पना कर पा रहे हैं आप, ऊपर से ये तो कुएं का घेरा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जब हमने मिट्टी फैलाई तो ये मिट्टी इसके चारों तरफ तो फैली ही है, लेकिन उसको हमने कुएं के लेवल तक लाने के लिए उस पर एक चबूतरा बनाया है जो कि बेलनाकार है, ठीक है ना। बेलनाकार है लेकिन परफेक्ट बेलनाकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बीच में से ये जगह खाली है। अंडरस्टैंड? आप कुएं पर कभी गए हो गाँव में तो आपने देखा भी होगा कि कुएं के चारों तरफ एक राउंड चबूतरा बना हुआ होता है। कई बार स्क्वायर भी कर देते, लेकिन कुएं के आसपास तो वो गोल ही होता है, वृत्ताकार ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने यहाँ चबूतरा बनाया है, इस चबूतरे की हाइट कितनी है, ठीक है। अब कॉमन बात क्या है, कुएं को खोदा और उसमें से जो मिट्टी निकाली, उसी मिट्टी को चारों तरफ फैलाया गया है। तो उस मिट्टी का आयतन और ये कुएं का आयतन बराबर है, ठीक है। तो कुएं का आयतन तो हम निकाल लेंगे भाई, ये बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब बच गया ये चबूतरा, इसे आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये बेलन नहीं है, ये बेलन नहीं है, यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि एक वृत्ताकार वलय, तो वलय रूपी बेलन है ये, ठीक है, वलय रूपी बेलन है ये। अब यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताती तो आपको इसका जो आयतन है वो कैसे निकालना होगा। आयतन हमेशा क्या होता है, किसी भी आकृति के आयतन का आप लॉजिक समझ लें। अगर हम बेलन की ही बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये असल में होता क्या है, पाई आर स्क्वायर तो होता है आधार का क्षेत्रफल और ये होता है ऊंचाई। तो यहाँ मैं अलग से आपको लिख देती हूँ कि किसी भी आकृति का जो आयतन होता है वो होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस बात को आप घनाभ से भी समझ सकते हो। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, यानी एल बी गुणा एच। एल बी क्या होता है, अगर हमारा कमरा घनाभाकार है तो उसका आधार का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और उसको जब हम ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमें घनाभ का आयतन मिलता है। तो किसी भी आकृति के आयतन का ये तरीका होता है निकालने का कि अगर हम उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दे तो आकृति का आयतन आ जाता है। अब ये हमारा कुआं ऊपर से नीचे से कुएं के चारों तरफ का चबूतरा ऐसा ही दिख रहा है, तो ये इसका आधार है जो कि एक वलय है। और वलय का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से समझें। तो अगर मैं रेड कलर से इसको पूरा कर दूं तो ये पूरा बड़ा सर्कल है, क्लियर, रेड कलर का, और इसमें से ये काला सर्कल अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वलय बच जाता है, ठीक है। 9th में भी आ जाता है, हमारे 10th में भी आ जाता है। तो बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है अगर वो R1 है, छोटे सर्कल की त्रिज्या अगर R2 है, तो वलय का क्षेत्रफल ये होता है। या आप R और स्मॉल r भी ले सकते हो, तो पाई इंटू R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर। ये बेसिक बातें पहले आपके लिए समझनी जरूरी थी। तो अब हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कुएं की त्रिज्या, ये लिखा मैंने, कुएं की त्रिज्या R, कुएं की गहराई है भले ही, लेकिन हम उसे H नाम देंगे, 14 मीटर। तो कुएं का आयतन कह लो, या आप कह लो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई
मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई को होल्ड पे रखो, सॉल्व मत करो। आर स्क्वेयर का मतलब आर कितना है 3/2 का स्क्वेयर और एच का मतलब हो गया 14। पाई गुणा 9/4 गुणा 14, 2 7 14, 9 7 63/2 पाई घन मीटर। ये मिट्टी कुएं में से निकली और फैल गई। अब जो बाहर चबूतरा बनाया गया है तो चबूतरा का आयतन क्या होगा, इतना ही होगा। ठीक है, माना चबूतरे की ऊंचाई। ठीक है भाई, चबूतरा समझ रहे हैं ना आप, चारों तरफ बनता है, चारों निकाली गई मिट्टी को एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए एक बांध बनाया गया है। तो हम चबूतरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बांध का प्रयोग करेंगे। तो माना बांध की, क्या बताना है हमने, ऊंचाई। तो माना बांध की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, तो बांध बनाने में उतनी ही मिट्टी निकली है, लगी है जो कुएं से निकली है। तो हम एक बात यहाँ लिख देते हैं कि बांध का आयतन बराबर है कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। ये बात आप लिख लीजिएगा कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। क्लियर। तो बांध का आयतन क्या होगा, बांध के आधार का क्षेत्रफल गुणा बांध की ऊंचाई, और वो किसके बराबर हो गया 63/2 पाई के। क्लियर। अब ये आपने ध्यान करना है कि 4 मीटर चौड़ा, ये अब 4 मीटर चौड़ा है, ये चीज 4 है, ध्यान देना है। ये जो विड्थ है ये आपकी 4 मीटर है और ये कितनी है 3/2 है आपका कुएं की। ठीक है ना, ये तो कुएं की त्रिज्या है भाई 3/2, ये इसकी चौड़ाई है 4। तो जो बाहर लाल वृत्त है पूरा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 + 3/2। अब देखिए हमने कुएं के चारों तरफ जो बनाया है वो 4 मीटर चौड़ा वलय हमने बनाया है। तो वो वलय कुल मिलाकर 3/2 और 4, यानी कि ये पूरा 4 + 3/2, यानी 2 चौके 8 और 3 11/2 मीटर तो पूरे की त्रिज्या है और ये अंदर की त्रिज्या है। तो आप इसे या तो ऐसा कर लीजिए कि बड़े वाले को कैपिटल R ले लीजिए और छोटे वाले को आप स्मॉल r ले लीजिए। तो ये हो जाएगा r² - r²। अब ये बात आपने यहाँ पर जरूर लिखनी है कि बांध समेत वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, बांध समेत वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, ये चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दी है। तो मैं इसको ज़रा साइड में मैं यहाँ एक स्टार बना देती हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ करा देती हूँ कि बांध समेत, ठीक है भाई, बांध समेत वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी 4 + 3/2 यानी 11/2 मीटर। और हमारे जो कुएं की त्रिज्या है स्मॉल r, जो कि हम पहले ही ले रहे हैं, वो कितनी है 3/2 मीटर। तो बांध के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई × r² - r² और गुणा में h हमने निकालना है और ये हो गया 63/2 पाई। इसीलिए मैंने पाई छुड़वाया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और r² कितना है 11/2 का स्क्वेयर - 3/2 का स्क्वेयर, पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय h बराबर कितना हो गया 63/2। इसे आप हल कर लीजिए। 121/4 घटा 9/4 गुणा h बराबर कितना आ गया 63/2। 121 में से 9 गए, 21 में से 9 गए 12 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। 112/4 गुणा h बराबर हमारा कितना आ गया 63/2। r पर गुणा कर दीजिए, 63/2 गुणा 4/112 और ये 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12 और आगे नहीं जाएगा। तो ये बन गया 63/56 और ये 1.125 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.125 मीटर आ जाएगा।
मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर देती हूँ। हमारे पास एक बेलनाकार कुआं है, गहरा है, उस कुएं की मिट्टी का हमने आयतन निकाल लिया क्योंकि हमें कुएं की एच और त्रिज्या दोनों दे रखी थी, क्लियर। उसमें से जो मिट्टी बाहर निकली, अगर ये कुआं है तो इसके चारों तरफ ऐसे उसको फैला के एक बांध बनाया गया है। उस बांध की ऊंचाई हमने बतानी है, मोटाई ऊंचाई कितनी है, तो बांध की ऊंचाई को हमने एच मान लिया था। अब देखना ये है कि वो जो बांध है ना वो है तो बेलनाकार, लेकिन अंदर से उसका कुएं वाला भाग हट जाता है। तो यहाँ हमने जो नया कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये किया है कि जो बांध का आयतन है, बांध का, केवल बांध का जो चारों तरफ बन रहा है वो उतना ये जितनी कुएं से निकाली गई मिट्टी है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी तो हमने यहाँ लिख दी, लेकिन बांध का आयतन कैसे निकालें, वो तो बेलनाकार भी नहीं है। तो बांध का आयतन, आयतन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें पता नहीं है तो एच लगा दिया। और आधार जो है ना बांध का वो वलयाकार है, और वलय हमने 9th में भी 10th में भी हमने वलय पढ़ रखा है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त घटा दे तो ये रास्ता, ये वलय वृत्त वाले चैप्टर में हमारा आ जाता है। तो ये हमने बनाया पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्लियर होने चाहिए। कैपिटल आर पूरे वृत्त का जो है क्या है, त्रिज्या है, तो वो कैसे निकाली हमने कि भाई कुएं की त्रिज्या 3/2 थी और उसके बाहर 4 मीटर चौड़ा ये बनाया गया है, तो 4 + 3/2 किया तो हमारा 11/2 आ गया, ठीक है। और आंतरिक त्रिज्या 3/2 थी, तो उस सबको यहाँ फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया तो हमारे पास बांध की ऊंचाई आ जाती है। और अब बच जाता है ये क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में आपको कराया है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया गया। बेलन की ऊंचाई बताओ। तो बेलन का आयतन बराबर है धातु के गोले का आयतन। तो बेटा ये सभी क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर के एग्जाम से उठाए हैं। एक क्वेश्चन फ्रस्ट्रम का भी आया हुआ था, लेकिन छिन्नक का, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने कोशिश की है कि लगभग सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर के मैं यहाँ लूँ। फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी, आप उसको ज्वाइन करें और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स डालें तो मैं पर्सनली भी आपको वो सॉल्व करके वहाँ दे सकती हूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड do not forget to subscribe my channel. Thank you.